अपने बारे में कुछ थोड़ा बताइए। मित भाई, आप अधिक पूछो उसके पहले मैं अपना जीवन का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम है कंचन भाई, पिता का नाम है शिवराम और पटेल कम्युनिटी में मेरा जन्म हुआ है। एक छोटा सा गांव भानपुर नाम है और किसान परिवार का लड़का। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मुरब्बियों और परिवारजनों की मदद से मैं गांव से बाहर निकला और धीरे धीरे विकास होता रहा। मैं भी बड़ा होता रहा। पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी हो गई। उस दिनों में स्वराज मिला था या उसके पहले भी हम काम करते थे। छोटे थे हम लोग तो स्वराज क्या है वो ज़्यादा हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन बड़े लोग कहते थे कि स्वराज आने वाला है तो गांधी को मदद करना है, तो सफाई करो, गांधी का आदेश है, गांव में जाओ, गरीबों की सेवा करो, पढ़ानी है उनको पढ़ाओ। तो ये सारा काम करने से स्वराज आएगा। तो बाद में ये समझ में आया कि कैसे ये काम से स्वराज आता है। लेकिन उन दिनों में बड़े लोग कहते हैं तो करना है, तो करते करते वैसा एक माहौल हो गया सेवा का कि भाई गांव में जाना है, काम करना है, सफाई करना है। ये सारा सेवा दल करके एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो इंस्टीट्यूट था, संस्था। और वो गांधी को मदद करते थे स्वराज के लिए। तो वैसे कार्यकर्ताओं का संपर्क से हमारा ये जीवन में बदल आया और काफ़ी लोगों से संपर्क हुआ। तो जो हमारे वो नेता थे मोती भाई चौधरी करके, फिलहाल आपने देखा होगा तो रास्ते में एक ग्राम भारती संस्था आती है, उसके स्थापक प्रणेता, और दूध सागर डेयरी के 30 साल अध्यक्ष रहे। ऐसे छोटा आदमी लेकिन अपना काम से बड़े हो गए। तो ये इन्होंने एक दिन कहा कि तुमको काम करना है, तो हमने कहा कि हाँ करना है। तो बोले ये मानसा गांव के नज़दीक में बोरू गांव है, वहाँ बम्बई से कृष्णदास शाह करके शिविर करने के लिए आने वाले हैं, तो शिविर में जाना। तो हमने बोरू भी नहीं देखा था, तो खोजते खोजते बोरू गए और कृष्णदास शाह से मिले। तो उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने कहा चलो 10 दिन शिविर में रहो। फिर मुझे ले गए बम्बई ले गए। और ये कृष्णदास शाह तो बॉम्बे स्टेट को ऑनररी एडवाइज़र थी, हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो उसमें काम करना था मुझे। तो गाँव में शिविर करते थे, सफाई शिविर। और उन दिनों में रेयर केस में किसी के घर में पाखाने थे, सब लोग बाहर जाते थे। तो गांधी ने
कृष्णदास शाह को कहा था कि कृष्णदास, तुमको सफाई में अधिक रुचि है तो देहातों में जाओ और लोगों को सफाई का ज्ञान दो, सफाई की आदत लगाओ। अपने देश में स्वच्छता बहुत कम है, सार्वजनिक स्वच्छता तो है ही नहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता भी नहीं है। तो ये तालीम लोगों को देना है, स्वराज का ये भाग है। स्वराज ऐसा नहीं आएगा, सफाई का काम कराओ, लोगों को पढ़ाओ, गरीबी हटाओ, तब स्वराज आएगा। तो कृष्णदास जी शिविर चलाते थे तो मुझे साथ में लेने लगी। हम साथ में काम करना शुरू किया। यहाँ सेवा दल में सफाई और कुछ जो दूसरों के लिए कुछ करना, ये बेज था। तो उस वजह से उनके पास हमको जम गया विचार से और कार्य से। तो मैं काम में लगा और करता रहा। तो बाद में गुजरात में सर्वोदय योजना सरकार चलाती थी। एक दूसरे अन्य स्टेटों से ये अलग पद्धति थी, पैसे सरकार के, लेकिन उसका वहीवट जनता के प्रतिनिधि करते थे, लोक सेवक। तो उसको सर्वोदय योजना कहते थे। तो उन लोगों को कुछ प्रयोग के लिए 5-10 स्कूल भी देते थे। तो स्कूल के टीचरों को भी सफाई का ज्ञान देना है। तो सरकार ने एक जिम्मेदारी और कृष्णदास शाह को दी। कृष्णदास जी ने कहा, कंचन भाई, हम लोग काम करते थे, इससे अधिक जिम्मेदारी हमारे पास आई है, तो एक मददनीश और लड़का चाहिए। तो आपका मित्र कोई हो तो बुलाओ। तो ईश्वर भाई मेरे सामने आए। तो ईश्वर भाई के साथ हमारी दोस्ती पढ़ने के समय में हुई थी, पढ़ाई वक्त। तो ईश्वर भाई को मैंने पत्र लिखा। ये फोन बिन कुछ नहीं था उन दिनों में। तो एक 5 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखा कि ईश्वर भाई, यहाँ एक इस प्रकार का काम है और आपको रुचि हो तो आ जाओ। तो हम तो दोस्त तो थे, तो यहाँ भी दोस्त दोनों मिल गए। तो हमारी शक्ति का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अधिक बढ़ गई और हम काफ़ी लंबे समय तक काम किया। फिर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य अलग हुए। तब तक दोनों राज्यों का वहीवट बम्बई से होता था। तो तब तक हमारे दोनों के दिमाग में ऐसा एक विचार आया कि सरकारी नौकरी नहीं करना, देश के लिए कुछ करना है। तो देश के लिए करना है तो क्या करना है, हमको कुछ बता देता है। एक भावना थी कि हमारे देश के लिए कुछ करना है। तो उन दिनों में अप्पा साहब पटवर्धन करके गांधी के बहुत निकट के फॉलोअर्स, अनुयायी, ये मेहतर समाज को तो गंदा काम में से बचाने के लिए काम कर रहे थे। तो अप्पा साहब आए, तो बम्बई में आए तो हमारे उधर रुकते थे। तो उन्होंने कहा, अरे दोनों लड़कों, तुम सेवा करने के लिए जा रहे हैं और सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं, तो क्या करोगे? उनको तो पता नहीं था कि सेवा क्या करना है। सफाई कर, लोगों को गांव में जाएंगे, सफाई करवाएंगे, ये करेंगे।
अरे कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, कल मैं आपको एक जगह बताना चाहता हूँ। तो बम्बई में एक बड़ा क्षेत्र है उपनगर, वहाँ ले गए। अपा साहब हमको दोनों को बम्बई के उपनगर में ले गए। वहाँ 100-200 पाखाने थे, और वो पाखाने ऐसे थे कि ऊपर ऊंचा प्लेटफॉर्म, नीचे खुला बाग, उसमें नीचे एक डिब्बा रखा गया था। तो पाखाना में जो पाखाना करते थे उसका मैला डिब्बे में भरा जाता था, और ये भरा हुआ डिब्बा एक बहन खींच खींच कर अपने कनस्तर में डालती थी, और अपना कनस्तर भर गया तो सिर पर लेकर वो एक बड़े टैंकर में डाला करती थी। तो वो खुद उनके कपड़े वगैरह मैले से इतने भर गए थे कि कपड़े की वो कुछ दिखता भी नहीं था कि उन्होंने किस प्रकार का कपड़े पहना है। तो इतना गंदा मैला उनके बदन पर गिरा था, लेकिन उनको कुछ नहीं लगता था। और अप्पा साहब ने कहा कि देखो, ये बाई सुबह से 7 बजे से लेकर 1 बजे तक इस प्रकार का कार्य कर रही है। आदमी का मैला उठाकर वो सिर पर लेकर वो बड़े टैंकर में डालती है। तो हम लोगों को एक प्रकार की चोट लग गई, झटक लग गया कि हमारे देश में एक समाज पर ये गंदा उठाने का ठोका गया है। तो ये गंदा समाज को गंदगी में से बचाकर उनको बाहर लाना है, ये सबसे पहला मानवता का कार्य है, ऐसा अप्पा साहब ने हमको बताया। बिल्ली कुत्ता को हम पास में बैठाते हैं, रखते हैं, खिलाते हैं, लेकिन आदमी जैसा आदमी को हाथ से चीज वस्तु लेना हो तो अस्पृश्यता लगती है। तो हाथ से नहीं ले सकते, वो चीज नीचे रखेंगे और हम उठाएंगे, इतनी अस्पृश्यता उन दिनों में थी। तो अप्पा साहब ने कहा कि आप दोनों लड़के अभी जवान लड़के हो और देश के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले एक काम करो कि आदमी को एक गंदा कार्य में से बचाना है। तो हम लोगों को भी लगा कि भाई मानवता का काम पहला करो, रोटी तो बाद में आएगी, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाना है। तो हमने सोचा कि ईश्वर भाई, हम इस प्रकार का काम करेंगे। उन दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग स्टेट बने। हमने सरकार में से रिजाइन कर दिया और हमने सोचा, और अप्पा साहब के साथ बैठकर सोचा कि ये काम बहुत हठीला काम है, सादा सीधा काम नहीं है, ये तो समाज बदलने का, परिवर्तन का काम है। तो कैसे करेंगे? तो अप्पा साहब ने कहा कि देखो, आदमी को बदलने के पहले उसकी रोटी रोजी का भी सवाल है, तो वो जल्दी नहीं बदलेंगे, लेकिन हमको ऐसा सोचना चाहिए कि जो साधन है उसकी वजह से उनको गंदगी में डूबना पड़ता है, उस साधन बदलो। साधन बदलने से उन लोगों को गंदगी में से हम हटा सकते हैं। तो साधन का मतलब पाखाना। तो पाखाना बदलने से अपने आप उन लोगों को गंदा काम में से मुक्ति मिलेगी। तो
हमने सोचा कि कैसे वो पाखाना बदला जाए। तो अप्पा साहब ने कहा कि उसके लिए तालीम चाहिए, रिसर्च चाहिए, संशोधन करना चाहिए, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए एक जगह ऐसी हम बनाएं कि जहाँ तालीम भी हम दे सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। उसका नाम उन्होंने कहा सफाई विद्यालय। कृष्णदास शाह के मगज में भी एक ऐसा विचार था कि हम अकेले करते रहेंगे सफाई 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 तो कितने लोग सुनेंगे। उसको देशव्यापी आंदोलन करना हो स्वच्छता का, तो ट्रेनिंग चाहिए और अधिक लोगों के हाथ में, अधिक लोगों के दिमाग में ये विचार पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए सफाई विद्यालय अनिवार्य है और सफाई विद्यालय बनाने का तय हुआ। तो ये दोनों बुजुर्ग और हम लोग सब मिलकर सफाई विद्यालय बनाने का पक्का किया। तो कहाँ बनाना है? तो सूरत जिले में जुगतराम दवे, गांधी बापू ने कहा था जुगतराम दवे को कि तुम आदिवासी क्षेत्र में जाओ और बुनियादी शिक्षा के जरिए लोगों की सेवा करो। तो जुगतराम दवे वहाँ सालों से बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि हम गांधी का काम करते हैं और हम सफाई का काम भी करते हैं, हम सफाई के प्रयोग भी करते हैं, खाद भी बनाते हैं। तो आप लोग हमारे उधर आइए और हम आपको व्यवस्था सारी देंगे और सफाई विद्यालय इस क्षेत्र में चलना चाहिए। हम लोगों को बात देती तो व्यारा तहसील, छोटा सा सिटी टाउन, तो वो स्थल हमने पसंद किया और व्यारा में सफाई विद्यालय चलाया। अभी यहाँ जो सफाई विद्यालय में जितने भी पाखाने हैं दिखाई रहे हैं प्रदर्शनी में, वो सारे प्रयोग हमने उस दिनों में उधर किए कि कौन पाखाना में से पानी कम लगता है, कि खाद किससे मिलती है, स्वच्छता किसमें होती है, गंदगी और बदबू किसमें से नहीं आती। ये सारे प्रयोग हमने उधर किए। 5-6 साल तक हमने सफाई विद्यालय चलाया और उसके बाद हम लोग तो विद्यालय कुछ संजोग ऐसे निर्माण हुए कि बंद हो गया। तो हमने गुजरात में गांधी स्मारक निधि के जरिए काम किया। जुगतराम काका ने कहा कि अपने पास बजट है गुजरात गांधी स्मारक निधि में, तो आप लोग उसमें चलता घूमता विद्यालय चलाओ, एक जगह पर नहीं, अलग अलग संस्थाओं में जाओ, खादी की संस्थाओं में जाओ, शिक्षा की संस्थाओं में, बुनियादी तालीम की स्कूल में जाओ, अलग अलग जगह पर जाओ और सबको मिलकर वहाँ तालीम का कार्य कराओ, वहाँ शिविर चलाओ। तो हमने वैसा शुरू किया। उसके बाद उन दिनों में हरिजन सेवक संघ दिल्ली से गांधी आश्रम में आश्रम के संचालक पूज्य परीक्षित लाल संचालन करते थे। तो दिल्ली गांधी हरिजन सेवक संघ का एक आदेश हुआ कि सफाई विद्यालय साबरमती आश्रम में चलाना है। तो परीक्षित लाल ने कहा भले चलाओ, हम तैयार हैं। परीक्षित लाल से हमारा संबंध था, तो उनको पता था कि ये 2 लड़के हैं, उसकी मदद से हम विद्यालय चला सकते हैं। तब तक हम इतने माहिर हो गए थे सफाई शिविर चलाने में, गाँव में जाना,
लोगों के साथ मिलना आदि में हमको कॉन्फिडेंस आ गया था काम करने में, मुझे और ईश्वर भाई को। तो विद्यालय चलाने का परीक्षिता ने कहा कि हाँ हम चलाएंगे और फाइनेंस करेंगे ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। ईश्वर भाई उन दिनों में अलग जगह पर काम करते थे, मैं गांधी स्मारक निधि में काम करता था। तो हमको बुलाया गया और पूछा कि दिल्ली से आदेश है कि सफाई विद्यालय चलाना है। तो हमने कहा हाँ जरूर चलाएंगे। सबसे आश्रम का विद्यालय शुरू हुआ और हम उसमें उसके साथ लगे और धीरे धीरे अपनी संस्थाओं के अलावा सरकार को भी ऐसा लगा कि ये विद्यालय में तो बड़े बड़े अधिकारियों को भी तालीम, अफसरों को भी तालीम देना ज़रूरी है। तो सरकार अपने डिपार्टमेंट में से अफसरों को भेजने लगी। जगह कम पड़ती थी तो अधिक जगह नहीं होने के कारण मकान बना सकते नहीं थे। तो फिर एक ऐसा विचार आया कि बाहर निकलो अहमदाबाद से और एक खेत पसंद किया। हालांकि गांधीनगर में जगह मिलती थी, शहर में नहीं जाना था, इसलिए ये खेत खरीद किया, उस पर पेड़ लगाए, हरियाली बन गई। एक प्रकार का चलो। तो आश्रम की भूमि पर सफाई विद्यालय चालू हुआ और खूब लोग तालीम में आने लगे। खूब लोग आने लगे तो व्यवस्था बढ़ानी ज़रूरी थी। तो व्यवस्था के लिए मकान बनाना था, तो मकान के लिए ज़मीन खोजते थे, लेकिन आश्रम में ज़मीन नहीं थी। इसलिए हम ये अहमदाबाद और गांधीनगर के रास्ते पर एक खेत लिया और खेत में एक सुंदर पर्यावरण बनाने के लिए वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए। और उसके बाद ईश्वर भाई के मगज में जो सफाई विद्यालय की कल्पना थी और अपने जीवन में जो काम किया है उसका सार रूप कुछ निर्माण करना है, ऐसी एक कल्पना लेकर एक खेत में नक्शे बनाए। नक्शे बनने के बाद निर्माण कार्य हुआ और आज अभी सुगढ़ को जिस स्वरूप में देख रहे हैं, इस सुगढ़ का निर्माण हुआ। तो ये हमारा जीवन की छोटी सी कहानी या एक जीवन की रूपरेखा हमने बताई है। डीके भाई, आपने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में इतनी बात बताना है। अब आप आगे प्रश्न पूछो, उसका मैं जवाब दूंगा। जितने भी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे जैसे गांधी जी, कृष्णदास जी और बहुत सारे जो आपके पहले के जो महान व्यक्ति रहे, उन लोगों का आपके जीवन पे क्या असर रहा या आपको उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिली,
आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारा मतलब मेरा और ईश्वर भाई का जीवन बनाने में दो तीन आदमियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तो कृष्णदास शाह जो मुंबई राज्य के ऑनररी एडवाइज़र थे, मानद सलाहकार। उसके बाद अप्पा साहब पटवर्धन, उसके बाद साबरमती आश्रम में परीक्षित लाल जी, उनका जीवन से हमको बहुत प्रेरणा मिली है। उसके बाद अप्पा साहब पटवर्धन और बबल भाई मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े लोक सेवक हो गए और स्वराज की लड़त के समय गांधी ने जो गुजरात विद्यापीठ संस्था बनाई, जिसमें स्वराज चलाने के लिए सेवक चाहिए और सेवक निर्माण करने के लिए उस विद्यालय में तालीम दी जाती थी। उसमें बबल भाई पहले विद्यार्थी थे। उसके बाद उन्होंने शादी न की और समाज में घूमते रहे, फिरते रहे और एक लोक शिक्षा का बहुत बड़ा काम किया। तो बबल भाई का जीवन से हमारे जीवन में खूब उनको प्रेरणा मिली है। ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे गुरु, और उनकी बात से और उनका जीवन से हमारा जीवन बनाने में हमको बहुत प्रेरणा मिली। और हम सरकार, बड़ा वेतन, पैसे, ये सारा छोड़कर समाज का सेवा का क्षेत्र में, उसमें भी निम्न कहा जाता है सफाई का काम, वो सफाई का काम हमने उठाया और पूरा जीवन इसमें लगे रहे। तो ये सारे लोग हमारे प्रेरणा के गुरु हैं। दूसरा ये सवाल है कि आप सेवा को कैसे समझते हैं, या सेवा आपके मतलब में क्या है? ये हम लोगों को तीन आदमियों ने खास समझाया, एक कृष्णदास शाह, अप्पा साहब और बबल भाई ने। हम तो उन दिनों में छोटे थे तो ऐसा गहराई से नहीं जानते थे। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, सेवा, समाज सेवा, समाज का विकास, ये बड़े बड़े शब्द थे। तो हम लोग छोटे थे तो ये लोगों ने हमको समझाया कि किसी को मदद करना, किसी के लिए उपयोग में आना, उसको सेवा कहते हैं। इसमें रविशंकर महाराज हमारे लोक सेवक, उनका जीवन बहुत प्रेरणा रूप रहा है। रविशंकर महाराज कहते थे, गुजराती में कहते थे, બીજાને માટે ખપ લાગવો, ખપ એટલે જરૂરી, उपयोगी, उसको खप कहते हैं। और दूसरा एक वाक्य कहा करते थे कि घसाई ने उजड़ा थाओ,
लोहा है वो एक जगह पर पड़ा रहता है तो जंग लगता है और वो जंग से पूरा ख़त्म हो जाता है। और वही लोहा उसको मिट्टी के साथ या कोई अन्य चीज़ के साथ घिसोगे तो सफ़ेद हो जाता है। तो कसाई ने उजड़ा था, उजड़ा मतलब चकचकित। तो जो घसाता है मतलब जिसको घिसा जाता है वो सफ़ेद और चकचकित बनता है, और जो पड़ा रहता है उसको जंग लगता है और वो मर जाता है। तो ये दो वाक्य से हमारे जीवन में कि कसाई ने उजड़ा થવું અને બીજાને ઉપયોગમાં આવવું, એ વાક્યોથી અમારા જીવનમાં ખબર પડી કે બીજાને ઉપયોગમાં આવવું એ સેવા છે। જે એ નાનકડું કામ કર્યું હોય તો પણ એ સેવા છે। तो ये अप्पा साहब हमको ये इस काम में ले आए, लेकिन फिर हमारा जीवन समाज के साथ जुड़ा हुआ रहा। ये बेहतर समाज को गंदा काम में से बचाने के लिए हमने अधिक से अधिक काम किया है और तब से लेकर आज तक हम करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। और हमको परिणाम की अपेक्षा कभी हमने रखी नहीं कि समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। हमारी काम करने की फर्ज है वो हम करते रहे, उसमें से जो भी कुछ परिणाम आया वो आया। इसी तरह से इस सेवा का काम है। एक सवाल ये भी है कि साचो कार्यकर्ता कौन, अथवा तो आज के समय में हर कोई अब समाज सेवा करने लगा है, बट एक कार्यकर्ता की भूमिका क्या है या फिर वो कैसे कार्य करे, मतलब किस तरीके से करे? मित भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज का संयोग में सब लोग कहते हैं मैं कार्य करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ। तो कार्य करता है वो कार्य करता है, लेकिन कार्यकर्ता गांधी की दृष्टि से सेवा करने का जो कार्य है उससे हम लोग हमारा जीवन बना है। तो उस दृष्टि को मैं ध्यान में रखकर बताऊंगा। तो कार्यकर्ता में एक तो नम्रता चाहिए। मैं बड़ा कार्य करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतने लोगों को ये करा, पैसे दिलाई, ज़मीन दिलाई, वो किया, नौकरी दिलाई, ऐसा घमंड कार्यकर्ता में जो आया तो कार्यकर्ता कारण समाज में और काम करने में शर्म नहीं आती। कार्यकर्ता छोटा से छोटा काम से लेकर बड़ा काम तक, मतलब सफाई का काम से लेकर पॉलिटिकल तक काम करना संयोग आया तो सब जगह पर कर सकता है, उतनी उनकी क्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात,
कार्यकर्ता का जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। कार्यकर्ता क्या काम करता है, कैसे करता है, क्या कमाता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, वो सब लोग देखकर उन पर विश्वास करते हैं। तो अपना जीवन, अपनी जीवन शैली पारदर्शक होनी चाहिए। तीसरी बात है, कार्यकर्ता कोई पॉलिटिकल पार्टी का सभ्य नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी काम करती हो, राज करती हो, लेकिन हमको जो प्रजा का काम करना है, लोगों का काम करना है, अधिकतर गरीबों का काम करना है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। चौथी बात, जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र में ये हमारा संबंधी है, हमारा मित्र है, हमारा गांव का है, हमारा घर का है, हमारा कुटुंब का है, उसको ज़्यादा हम मदद करें, उसको ज़्यादा फायदा करवाएं, इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तटस्थता, कार्यकर्ता में तटस्थता ये बहुत जरूरी है। चौथी पांचवी बात है निर्भयता। अपने जीवन में सत्य कहने की निर्भयता होनी चाहिए। सत्य को छुपाओगे तो दूसरा असत्य करना पड़ता है, तो निर्भयता होनी चाहिए। फिर ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अद्यतन विचारों से, अद्यतन समाज से, अद्यतन विश्व से उनका संपर्क पूरा होना जरूरी है। फिर उसकी बातों में सत्यता होनी जरूरी है। सत्य हमेशा वो आगे जाता है, कहीं भी छुपता नहीं। तो सत्य को लेकर चलना चाहिए। ऐसे फिर आधुनिक युग के जो सुख के साधन है, उस साधनों से प्रलोभित नहीं होना है। मुझे बंगला बनाना है, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लाना है, मुझे इम्पोर्टेड गाड़ी लाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसमें पड़ेगा तो बंगला तो बनता नहीं। और बंगला बनाने के लिए पैसे बनाना पड़ता है, पैसे बनाने के लिए सत्य असत्य झूठ कुछ भी भ्रष्टाचार करना पड़ता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्व के मुद्दे हर एक व्यक्ति के जीवन में होना जरूरी है। हमने अपना जीवन की बात बताऊं तो किसी की चाय भी हमने पी नहीं कि चलो चलो ना मैं ये कराऊँ वो कराऊँ, लेकिन किसी के आश्रय में या किसी के दबाव में नहीं आए। तो अभी के जो नेता अभिनेता समाज का काम जो करते हैं उसमें अपना काम करने के लिए, अपना जीवन का, अपना पैसा बनाने का, अपना स्टेटस बनाने का, मैं
अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ, मैं ये पार्टी में मुखिया बन जाऊँ, ये सारी भावना लेकर लोग जाते हैं। सेवक तो ये धूल का रचकन है, उसका उतना खुद बारीक होना चाहिए कि इतनी नम्रता होनी चाहिए, तो सच्ची सेवा लोगों की होगी। बाकी ये सब पैसा कमाने का तरीका है आजकल, है, अभी नहीं है नहीं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। दूसरा सवाल ये था कि आपने पूरा जीवन सेवा भाव से काम किया, तो आपके जीवन की कौन सी छोटी छोटी जो डेली प्रैक्टिसेस थी, कि रोज़ के जीवन की जो नियमितता या प्रैक्टिसेस कि जो आपको सेवा भाव करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती थी या जीवन ये समर्पित करने में उन्होंने सहयोग किया? अच्छा सवाल पूछा है। जीवन बनाने का जो भिन्न भिन्न प्रकार है, भिन्न भिन्न पहलू है, उसमें ये आपकी बात आती है। तो दो बातें हैं कि हमारी जागृति, और जागृति से अन्य का जीवन को समझने का प्रयास, वो कितना गहराई से होता है, उतना परिवर्तन या इफेक्ट हमारे जीवन में होती है। अक्सर छोटे छोटे प्रसंग बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। तो वैसे मैं कुछ प्रसंग बताऊं। मैं सबसे पहले मुझे गुरु का शिविर से ले गए कृष्णदास शाह, फिर हमको सरकार में एक पत्र लिखना था कुछ काम के लिए। तो कृष्णदास जी ने खादी के कागज़ इस्तेमाल करते थे, हैंडमेड पेपर, और हमेशा वो हरी शाही इस्तेमाल करते थे। उन दिनों में बॉल पेन नहीं थी, वो शाही की पेन थी। तो हरी शाही से लिखा हुआ पत्र इतना सुगंध और सुवाच्य उनका लिखा हुआ पत्र था। फिर मुझे एक काम उन्होंने दिया कि मैंने सिग्नेचर की है, उसके नीचे मेरा डेजिग्नेशन का रबर स्टैंप लगाओ। बहुत छोटी बात। तो रबर स्टैंप, वो पैड लिया, रबर स्टैंप लिया और शाही में डुबाया, और मैंने सिग्नेचर के नीचे रबर स्टैंप लगाया। कृष्णदास जी ने ये आपको टोका स्टैम्प के बारे में। तो ये उनके साथ मैं रहा। उन दिनों में उनके जीवन से, उनके जीवन व्यवहार से काफ़ी मेरे जीवन पर असर आया। वो हमको सुबह में 4:30-5 बजे उठाते थे
नित्य क्रिया करने के बाद प्रार्थना करवाते थे। 1 घंटा फर्जियात सूट काटना अनिवार्य था। फिर गीता पढ़ना अनिवार्य था प्रार्थना के बाद। ये सारी बातें आध्यात्मिक कहो या अंतर सफाई कहो, उसके लिए बहुत उपयोगी रही। खुद ने शादी नहीं की थी, लेकिन हम लोगों को अपने बच्चों के तरह संभालते थे। रास्ते में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी हो तो वहाँ प्रार्थना अनिवार्य थी। ये सारा उनका जीवन हमारा जीवन में परिवर्तन लाने में बहुत उपयोगी रहा। हम इतने साल 10-12 साल साथ रहे, लेकिन कभी उनके कपड़े हमको धोने के लिए नहीं दिए। खुद कपड़े धोते थे। खुद कपड़े धोकर कपड़ों को गीले गीले तह करना और हाथ से ऐसे दबाना, प्रेस करना, तो उसमें कपड़े के अंदर जो क्रीज होती है वो निकल जाती है और बाद में सुखाने के वक्त वो एकदम स्टीफ और बिना क्रीज का कपड़ा सूख कर मिलेगा। उसके बाद सुखाया कपड़ा हुआ, उसको फोल्ड करके अपने सिरहाने के नीचे दबाते थे। तो सुबह में पहनने के लिए समझो कि आयरन किया हो, इस्त्री किया हो, वैसा स्टीफ और फ्रेश कपड़ा मिलता था। ये उनका जीवन व्यवहार हमारा जीवन पर आज भी ये काम कर रहा है। कपड़े धोने की कला, सुखाने की कला और उसको सुखाने के बाद उसको फोल्ड करने की कला, वो जो हमको आ गया है, तो हमारे कपड़े बिना आयरन से, बिना इस्त्री लगाए, वो इस्त्री लगाया हुआ लगता है, बिल्कुल अंदर करचली नहीं, एकदम सुंदर। तो ये कपड़े की जो कला है, उनका जीवन में से मेरे जीवन में आई है। मैं पहले बात कर रहा था वो रबर स्टैम्प की। तो रबर स्टैम्प का किस्सा सुनने या देखने के बाद मेरा जीवन में आज तक समांतर क्या चीज़ है, पैरेलल, राइट एंगल क्या चीज़ है, लेवल क्या चीज़ है, वो सारी बात मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट से वो दिन से मेरे दिमाग में इतना पक्का हो गया कि उसको लेवल कहते हैं, उसको समांतर लाइन कहते हैं, उसको काटकोना कहते हैं 90 डिग्री का। ये सारी बातें, इंजीनियरिंग बातें मेरे दिमाग में उस दिन से बैठी, आज तक मुझे ये उपयोग में आती है। उसके बाद तो मैं ये राज का काम सीख गया। मेरे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है ईंट चूना से, वो मैं जानता हूँ। लोहे का काम जानता हूँ, सुथार का काम जानता हूँ। तो ऐसी मेरे जीवन के लिए उपयोगी सारी चीज़ें मेरे हस्तगत है मेरे पास। तो ये उनका जीवन में से हमने सीखा है।
ऐसे कई लोगों से मेरी पत्नी मेरा जीवन का विकास में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो उन दिनों में पढ़ाई कम थी, बहुत कम पढ़ी हुई, तीसरी किताब पढ़ी हुई, लेकिन हम 3 भाई तो अलग अलग हुए और माता पिता कहते थे तेरी साथ मुझे रहना है और गांव में रहना है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे समाज सेवा का कार्य छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उलझन में था, क्या करूं क्या करूं। तो मेरी पत्नी ने कहा सुनो, मैं घर संभाल लूँगी पूरा, और आप जिस क्षेत्र में जिस कार्य में हो वो कार्य करते रहो, और पूरा जिम्मेदारी घर की, माता पिता की, बच्चों की, किसानी की, और वो समाज में घर का स्टेटस बनाने की सारी जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। तब से लेकर मैं चिंता मुक्त हुआ और ये काम मैंने कंटिन्यूस रखा है, और मेरी पत्नी ने मेरा घर संभाला। 2 बेटे उन्होंने उछेर किए, अच्छा पढ़ाया, संस्कारी बनाया, और माता पिता की, अपने माता पिता जैसी सेवा की, और उनके जरिए मेरा घर का स्टेटस समाज में भी ऊंचा आया। लोगों को रोटी चाय खिलाना पिलाना, बुलाना, स्वागत करना, ये सारी उनके पास नेचुरली अपने दिल में से होती थी। तो उसके जरिए मैं काफ़ी मेरा जीवन का विकास कर सका था। तो ऐसे कई लोगों ने छोटे मोटे प्रसंग से हमारे जीवन में इफ़ेक्ट की है, अपील की है, और हमारा जीवन बनाया है। और एक सवाल ये था कि आपने पूरे जीवन में सफाई का काम किया, सारे ये काम किए, तो उसमें आज के जैसे युवा है तो बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो आपके जीवन में भी मुश्किलें आई होगी, परेशानी आई होगी, तो वो परेशानियों से आप कैसे बाहर निकले, या वो परेशानियों का सामना कैसे किया, और क्या जो तत्व था जो आपको निराश नहीं बनाता था वो परेशानियों में भी, तो उसके बारे में कोई प्रसंग और कुछ आपका? अच्छा है। तो कहते हैं नहीं कि जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, चढ़ाव भी आता है, उतार भी आता है, तड़का भी आता है, छावनी भी आती है। उसको जीवन कहते हैं। तो एक तो हमने गलत या चाहिए उससे अधिक कल्पनाएं नहीं की थी कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बनूंगा, मैं ये पैसा कमाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, मैं ये गाड़ी खरीद लाऊंगा। ये सारे जो कल्पनाएं थी वो गलत कल्पनाएं हमारे दिमाग में नहीं हमने की। इसलिए दुख आया तो दुख में भी हम हारे नहीं, दुख नहीं लगा। संजोग निर्माण हुए तो तकलीफ आई। दुख 2 प्रकार का होता है, एक तो अपनी जात पर और समाज का। समाज में विरोध हुआ, समझो कि हमने नौकरी छोड़ी तो परिवार के लोग नाराज हो गए कि नौकरी तो मिलती नहीं है,
और सरकारी नौकरी छोड़कर सेवा करने के लिए जा रहा है। हमारे दिमाग में जो कल्पनाएं थी कि मुझे समाज का काम करना है, उन लोगों के दिमाग में नहीं थी। समझाया, समझ गया और थोड़ा वो जैसा दूध का चाय का उभरा आता है, वो फिर बैठ गया। हमने सोचा कि खर्चा कम करेंगे। उन दिनों में हमको सेवा का मानधन मिलता था, ऑनरेरियम, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट, तो उससे पूरा जीवन नहीं चलता था। लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर में ऐसा था कि मेरे पास थोड़ी ज़मीन थी, तो ज़मीन से आमदनी आती थी, तो सब्जी रोटी उसमें से चल जाती थी। तो ये में गए हमारे सामने, ये तो फैक्ट चीज़ है। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि घरागी पद्धति, उन दिनों में घरागी पद्धति थी। घराग का मतलब एक काम पर्टिकुलर आदमी का, पर्टिकुलर परिवार का ही काम करेंगे, दूसरों के पास वो नहीं जाएंगे। समझो कि एक लकड़ी का काम है, कुदाली या फावड़ा को हैंडल लगाना, तो वो सुथार हमारा होगा, वो काम करके देगा और पूरे साल के एक दफ़ा उसको अनाज देना, 2 मन, 4 मन, 5 मन, तो वो उसके घर पे दूसरा आदमी नहीं जाएगा, दूसरा कारीगर भी नहीं जाएगा और गांव वाला दूसरे ग्राहक के पास भी नहीं जाएगा। तो पर्टिकुलर जिसके साथ जो संबंध जुड़ा है वो ग्राहक कहते हैं। तो ग्राहकी पद्धति का अंग्रेज़ों के राज में एक प्रोटेक्शन के लिए कायदा बना था। तो उस कायदा के आधार पर ये मेहतर समाज को कोर्ट ने कहा कि तुमको ग्राहकी पद्धति से काम करने का अधिकार है। तो जजमेंट उनके फेवर में गया। तो ये बात हम सरकार के पास लेकर गए। बाबू वजस भाई उन दिनों में मुख्यमंत्री थे। बाबू भाई को समझाया कि बाबू भाई, हम लोग जिस समाज को ऊंचा उठाना है, उनको गंदा काम में से बाहर लाना है, उनका अच्छाई का काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, तो वे लोगों को तो उसमें से बाहर निकलना ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमारी रोजी रोटी टूट गई। तो फिर सरकार ने ये सारा समाज को कहा कि पाखाना बदलने के बाद कोई भी आदमी बेकार होगा, उसको सरकार अफसर करेगी। और वो कायदा बनाया। तो जितने भी पाखाने बंद हुए डिब्बा टाइप और फ्लश में कन्वर्ट हुए, वो सारे पाखाने के सफाई करने वाले बहने भाई, वो सबको सरकार ने अफसर कर लिया। किसी को ड्राइवर बनाया, किसी को पट्टा वाला बनाया, किसी को प्यून बनाया, किसी को पानी पिलाने वाला बनाया, किसी को चौकीदार बनाया। ऐसे जैसे उनका लेवल तो पढ़ाई का था नहीं, हाथ से मजदूरी करते थे, लेकिन किसी को बेकार नहीं करवाया सरकार ने। तो बना भी ऐसा कि सरकार में भी गांधी विचार के बैठे थे लोग, इसलिए हमको फ़ायदा मिला। तो गांधी जन्म शताब्दी में ये 6 लाख लेट्रिन कन्वर्टेड इनटू फ्लश लेट्रिन, यानी उसमें से जो लोग बेकार हुए उसको सरकार ने अपने अंदर काम लगाया गया। तो इसी तरह से फिर उनको लगा कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं।
तो वैसे चढ़ाव उतार सरकार में आते हैं, लोगों में आते हैं, जीवन में आते हैं, अपने इंडिविजुअल जीवन में भी आते हैं और सामाजिक जीवन में भी आते हैं। तो लोगों ने हमको कहा कि ये तो अभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं बोलने के लिए, ये भंगिया बन गया, ये पटेल का लड़का भंगी बन गया, उसको रोटी व्यवहार नहीं, बेटी व्यवहार नहीं, चाय पानी नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, उनके घर में नहीं, कुछ नहीं, उसके साथ बाइकआउट, ऐसा भी समय आया। लेकिन हम लोगों ने ये काम करना है और जीवन में अन्य कामों में सबसे प्रायोरिटी का काम है, वो हमारे दिमाग में पक्का करके रखा था। तो कुछ भी हो उसको छोड़ना नहीं, और हम उसमें लगे रहे। तो हालांकि गांधी स्मारक निधि, हरिजन सेवक संघ, यहाँ की रचनात्मक संस्थाएं, इन लोगों ने सहयोग दिया और कार्यकर्ताओं ने। तो कोई हम चाहे या न चाहे, हम अपना काम करते ही रहे। तो एक दिन उसका परिणाम मिला, और इतने सालों के बाद नरेंद्र भाई ने पूरे देश में कहा कि भारत में स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, और ये गंदा देश को स्वच्छ भारत बनाना हो तो हर घर में टॉयलेट ज़रूरी है। तो पूरे राज्यों में उन्होंने एक कायदा बनवाया, सब्सिडी दिलवाई, और ये उसके पीछे हमारा इतने सालों का प्रयास था, तब जाकर इन्होंने देश लेवल से ये कार्य किया। आपका कोई બેટરી બહુ ઓછી છે એટલે જલ્દી પતાવવું પડશે, કારણ કે પછી પાછી ચાર્જિંગમાં મૂકવી પડશે બેટરી, એવું થશે. એટલે જલ્દી એટલે કરી શકે ચાર્જ કરીને પાછું, પણ એમાં સમય જશે. ये आपका विनोबा भावे के साथ में कोई प्रसंग या कुछ उनके साथ में कुछ यादगार मेमोरी या कुछ ऐसे आप उनके साथ चले हो, या कुछ हम जीवन से कुछ प्रेरणा मिली हो? हम जब बम्बई में काम कर रहे थे, तब विनोबा जी ग्रामदान भूदान के लिए पद यात्रा कर रहे थे। तो विनोबा जी को कृष्णदास शाह सर के साथ परिचय था, और एक ऐसा सफाई काम करने वाला अपने आप बाहर आ जाता है, दिखाई देता है। तो विनोबा जी की सास जो लोग थे, उनमें से काफ़ी लोग कृष्णदास शाह के मित्र थे, और ऐसा संबंध था कि विनोबा जी या साथियों ने कुछ आदेश किया तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हम विरोध नहीं कर सकते थे। तो हर एनुअल मीटिंग में विनोबा जी चाहते थे कि कृष्णदास शाह सफाई के लिए अपनी टोली लेकर आए, और जितने भी सदस्य सम्मेलन में आएंगे उनकी सारी व्यवस्था सफाई की कृष्णदास जी करें। तो हम तो उनके साथीदार थे, तो वो एक दिन आकर आयोजन देख लेते थे, और फिर हमको महीना पहले हम वहाँ जाते थे जहाँ मुकाम होने वाला था, या तो एनुअल मीटिंग होने वाली थी वहाँ। और उन दिनों में ये रेडीमेड पाखाने नहीं थे, तो एक ट्रेंच खोदते थे, उस पर सीट लगाते थे और एक चटाई लगाते थे। तो
इसी तरह से 3-4 दिन का सम्मेलन होता था। तो ये जितने लोग आने वाले हैं उसकी तादाद में हम 100-200 पाखाने बना देते थे। बहनों का अलग, भाइयों का अलग, ये यूरिनल मतलब पेशाब घर अलग, पाखाना अलग, वगैरह वगैरह। तो विनोबा जी फिर चाहते थे कि हर मुकाम पर हमारी व्यवस्था कृष्णदास जी करें, और हम लोग जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब विनोबा जी का प्रवचन चलता था तो हम लोग तो पाखानों में, तो पाखाना सफाई 200-200 पाखाने साफ करना, मिट्टी टट्टी पर मिट्टी डालो और उसको ढकना, बदबू आती हो तो उसको साफ करना, पानी नहीं हो तो ले जाना, ये सारी। हमने कभी विनोबा जी की सभा में कोई भाषण अटेंड नहीं किया, हम काम करते रहे। तो विनोबा जी को लगा कि एक कर्मशील आदमियों को तो हमारी बात सुनना नहीं मिलता। तो विनोबा जी ने कहा कि आज सफाई के जितने कार्यकर्ता है, जितने वॉलंटियर्स है, उसकी सभा मैं लूँगा। तो दोपहर को विनोबा जी ने सबको अलग पेंडोल में बुलाया। हाँ मामा। तो मीत भाई विनोबा जी ने ऐसा कहा कि आप लोग सफाई करने वाले कर्मयोगी हैं और आप हमारे भाषण में बैठे नहीं, सुना नहीं, लेकिन हमारी भाषण से ये आपका काम ऊंचा है, तो आप लोगों को मिलने के लिए मैं आऊँगा और आपके लिए स्पेशल एक सभा रखूँगा। तो दोपहर का टाइम पर 1 घंटा विनोबा जी हमारे साथ सफाई करने वालों के साथ बैठते थे और अपने जीवन के प्रसंग छोटे मोटे, ये जब आश्रम बनाया तो उसके बीच में एक नदी आती है और उसके परली पार सामने से गांव है। तो उस गांव में विनोबा जी हर रोज सफाई के लिए जाते थे। एक दिन ऐसा बना कि खूब पानी का पूर आया, तो विनोबा जी नदी पार करके जा नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि ये गांव वाले माफ़ करना, आज आपका भंगी सफाई करने के लिए नहीं आने वाला, पानी नदी में बहुत है। ऐसे ऐसे उनके जीवन के प्रसंग बताए और हम लोगों को खूब प्रोत्साहित किया। तो ऐसे विनोबा जी के साथ काफ़ी सालों तक पैदल यात्राओं में हम लोगों ने स्वच्छता की व्यवस्था की थी। चलिए। और आज के युवाओं के लिए और आज के टाइम में हम कैसे ये जो नए तरीके से कौन से साधन हो सकते हैं जो एक अच्छा सेवा का काम कर सकता है, या आपके अनुभव से आज के युवाओं के लिए या आज के लोगों के लिए आपका कोई संदेश या कोई कुछ इस विषय पे आपको बताना है? आज का युवक काम करता है लेकिन कुछ युवक दिशाहीन है। ध्येय, एक पक्का ध्येय लेकर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। स्वच्छता का विषय लेकर हम बात करें तो अभी युवा लोग हैं उसमें विश्वास है अभी
दूसरा कोई चारा नहीं है। देश बदलना हो तो युवाओं को बदलना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक केवल युवाओं की क्षति नहीं है, हमारी शिक्षण प्रणाली का भी क्षतियुक्त है। उसमें श्रम प्रधान शिक्षा का कोई विचार नहीं रखा। गांधी ने बुनियादी तालीम इसलिए दी थी कि आदमी की इंद्रियां, हाथ की इंद्रियां, पैर की इंद्रियां, आँख की इंद्रियां, वो सारी उसको तालीम मिले। तो श्रम विहीन संस्कृति बन गई है। शिक्षा में श्रम नहीं है, जीवन में श्रम नहीं है। तो कोई भी प्रकार का श्रम शिक्षा का एक भाग है। प्रैक्टिकल वर्क जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कोई रहा नहीं, केवल एकेडमिक और क्लास की पढ़ाई रही है। तो नई पीढ़ी के सामने जब प्रैक्टिकल काम आता है तो वो सफल नहीं होते, या तो जैसे तैसे कर लेते हैं। इसलिए गांधी की बुनियादी तालीम हमको ज़रूरी थी। और ख़ास करके लोग ज़्यादा है, देश छोटा है, तो हाथों को काम देना चाहिए। हाथ बेकार है, तो ये बेकार हाथ को काम नहीं मिलेगा तो वो छड़ी पकड़ेगा, चप्पू पकड़ेगा, बम पकड़ेगा, कुछ तो वो करना चाहता है प्रवृत्ति। तो हम नई पीढ़ी को नहीं दे सके। ये सफाई का काम भी नई पीढ़ी का संस्कार नहीं बन सका। कल विद्यापीठ वाले आए थे तो मैंने कहा कि सफाई, ये कचरा साफ किया, ये चीज़ उठाकर उधर रख दी, इससे सफाई होती है? ऐसा नहीं। सफाई जीवन के साथ एक रूप बननी चाहिए। सफाई की प्रवृत्ति एक रूप जब नहीं बनेगी तो वो कार्य रहेगा, मतलब प्रवृत्ति ही रहेगी, वृत्ति नहीं बनेगी। तो मानव आदमी की वृत्ति बदलना जरूरी है, वो नहीं बदला जाता। और वो बदलने के लिए शिक्षा का माध्यम अनिवार्य है। तो काफ़ी सालों तक गांधी की बुनियादी तालीम चली। आप लोग छोटे होंगे, उन दिनों में स्कूलों में चरखा चलता था। जहाँ चरखा नहीं था वहाँ खेती चलती थी। जहाँ खेती और चरखा नहीं था वहाँ वन विकास का काम चलता था ट्राइबल में। कहीं समुद्र का किनारा था, वहाँ मछलियों का बच्चों को उस प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, तो आदमी जब पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको किसान होगा तो किसान का लड़का किसानी सिखाई होगी तो अपने घर में काम में लगेगा। लेकिन आज का लड़का को पता नहीं है कि ये कुदाल है, ये फावड़ा है, ये गमेला है, ये है, वो पता नहीं है। तो वो जानता ही नहीं है। खेत कहाँ है मेरा वो भी पता नहीं है।
तो ये हमारा जीवन में सफाई का कार्य है, वो एक रूप बनाने के लिए शिक्षा का एक भाग बनना चाहिए और वो जीवन की प्रवृत्ति नहीं लेकिन एक संस्कार बनना चाहिए। जीवन संस्कार ये कोई एक बहुत बड़ा विचार है। तो मात्र झाड़ू लगाया इससे सफाई नहीं है। सफाई का मतलब ब्रॉड विचार किया है। अक्षर का अर्थ तो सर्व चीज़ों का फायदेमंद इस्तेमाल, वैसा कहते सफाई। सर्व स मतलब सर्व सर्व। मामा जल्दी बताइए। हाँ हाँ। हाँ रेडी। આપણે મિતભાઈ કેટલે પહોંચ્યા હતા? શ્રમવિહીન શિક્ષા છે, શ્રમ પ્રધાન શિક્ષા હોવી જોઈએ, જેથી કરીને વ્યક્તિની ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન, ઇન્દ્રિયોનું તાલીમ થાય, મગજ, વિચાર, બુદ્ધિ. એટલે માત્ર આ પુસ્તકીય જ્ઞાન એ અત્યારે માટે અને નવી પેઢી માટે એ જોખમવાળું છે અને એના કારણે આ સ્વચ્છતાનો વિચાર પણ નવી પેઢી સુધી લઈ જવો હોય તો શિક્ષાનો એક ભાગ બનવો જોઈએ. ઠીક છે.